नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गायनिक कंडीशंस में। गायनिक कंडीशंस तक पहुंचने के लिए प्रीवियस 2 लेक्चर में आपको हल्का इंट्रो दिया गया इस सिस्टम के रिगार्डिंग, और आज से अपन डील करना स्टार्ट करेंगे कुछ गायनिक कंडीशंस में आने वाली स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज का, जिस कैटेगरी में सामने आपके बोर्ड पे ये ब्यूटीफुल लेडी प्रेजेंट है आज के स्टार्टिंग के टॉपिक को लेकर, हेडिंग प्यूबर्टी। गायनिक कंडीशन में सबसे पहले अपन जानकारी लेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जो इससे रिलेट करते हैं, लाइक प्यूबर्टी, मीनोपॉज, ऐसे कुछ पोर्शन। और क्योंकि अपना सब्जेक्ट हमेशा ही फोकस रहा है फीमेल्स के रिगार्डिंग, तो ये फीमेल प्यूबर्टी की अपन बात करेंगे, इसलिए सामने बोर्ड पे ये फीमेल ही प्रेजेंट कराई गई है। क्या होती है प्यूबर्टी, किसे कहते हैं, आने वाले चेंजेस क्या इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्यूबर्टी का सबसे पहले अपन अंडरस्टैंड करेंगे इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग की बात करें तो कंप्लीट लाइफ की जर्नी में आने वाला एक टाइम पीरियड है। हम डिलीवर होते हैं बच्चे के रूप में, पीडियाट्रिक में कई सारे नाम दिए जाते हैं, न्यूबॉर्न है, इन्फेंट है, टोडलर है, प्री स्कूल है, स्कूल है। उसके बाद एक एज आती है एडोलिसेंस वाली, एडल्ट वाली, जब सर्टिफिकेट में भी ए लग जाता है, उसके रिगार्डिंग एकदम बेसिक बात करें आप लोगों से कि व्हाट इज प्यूबर्टी, डिफाइन कैसे करोगे, तो उसका आंसर होता है जब पहली बार पता चले ये लड़का है, ये लड़की है। क्योंकि बचपन में तो सारे एक जैसे होते हैं, जो लड़के बॉयज होते हैं उन्हें भी अपन स्कर्ट पहनाते, लिपस्टिक लगा देते हैं, जो फीमेल्स होती हैं उन्हें भी कैसे भी ड्रेसअप कर देते हैं। पर पहली बार जब बॉडी में फिजिकली ऐसे कैरेक्टर आना डेवलप हो जिससे डिफ्रेंशिएट कर पाए अपन कि ये मेल ये फीमेल, वही है प्यूबर्टी। और ऐसी चीज को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का आना। प्यूबर्टी का मीनिंग है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का आना। जब सामने मैं यह शब्द यूज लेता हूं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना, तो वहीं पर दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर क्या थे। तो साथियों, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर वो थे जो जन्म के समय हमारे पास अवेलेबल थे, हमारे जेनाइटल ऑर्गन। डिलीवरी होते ही डिक्लेयर किया जाता है कि आपको लाला हुआ है या आपको लाली हुई है, सेक्स ऑर्गन देख करके। तो वो दिन वो था जब हमारा प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर के बेस पे डिफरेंशिएशन हुआ था। उसके बाद एक फिक्स एज आने पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं वो प्यूबर्टी के बारे में हमको नजारा दिखाते हैं। तो आइए बात करें ऐसे ही इस छोटे से पॉइंट की जहां पे शामिल है प्यूबर्टी का इंट्रोडक्शन। बात करते हैं इसके मीनिंग की और आने वाले कैरेक्टर्स की। कुछ कैरेक्टर बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं आपको, बात करते हैं अभी कुछ देर में इनके बारे में। सबसे पहले मीनिंग, तो मीनिंग की बात करी गई तो जवाब देना है व्हाट इज प्यूबर्टी, इट इज अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इट इज अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, या बोलते हैं फ्लाइट टू एडल्टहुड, वयस्क अवस्था में चले जाना। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर क्या होते हैं जो हमें बचपन से मिलते हैं। बात करें फीमेल प्यूबर्टी की, तो फीमेल प्यूबर्टी में फीमेल की बॉडी में आने वाले चेंजेस को हाईलाइट करके बताया जाएगा। 2 साइंटिस्ट हैं अपने पास, टर्नर एंड मार्शल। ये साइंटिस्ट बहुत आते रहते हैं अपने लोगों के साथ में। टर्नर एंड मार्शल 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फीमेल प्यूबर्टी में आने वाले ये स्पेसिफिक 5 कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है। टर्नर और मार्शल के द्वारा बताए गए ये 5 स्पेसिफिक साइन हैं जो कहलाते हैं कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल प्यूबर्टी। सामने नाम थिलार्की, मिनार्की, प्यूबार्की, एड्रिनार्की, हाइट वेट ग्रोथ होना। मीनिंग सुने, थिलार्की ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना फीमेल में, थिलार्की। मिनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्यूबार्की
प्यूबिक हेयर जो मॉन्स प्यूबिस वाले बताए थे, एड्रीनार की एक्सिलरी हेयर, और फिर शरीर एकदम सुडौल, स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक दिखना, हाइट वेट बढ़ना। 5 कैरेक्टर, मीनिंग लिखता हूं सामने। थिलारकी का मतलब है किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है? ब्रेस्ट में। मिनार्की का मीनिंग है क्या आना शुरू हो गया है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्यूबार्की का मतलब है क्या ग्रोथ होने शुरू हो गए? प्यूबिक हेयर, मॉन्स प्यूबिस वाले। एड्रीनार्की किसकी बात करेगा? एक्सिलरी हेयर की। और हाइट वेट बढ़ेगा तो मतलब है किस क्या कैरेक्टर आ जाएगा? स्मार्टनेस का। ये सारी चीजें अब यहां प्रेजेंट करते हैं आपको फीमेल प्यूबर्टी का फर्स्ट एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू जो बनता है यहां पे धमाकेदार, वो ये कि टनर मार्शल ने जो 5 विज्ञापन जारी किए हैं फीमेल प्यूबर्टी में, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? और यह सवाल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फर्स्ट साइन ऑफ फीमेल प्यूबर्टी, तो फर्स्ट वही है जो सामने बोर्ड पे रैंक में अवेलेबल है, सबसे ऊपर लिखा हुआ आपका थिलारकी। ये अपने पास पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्यूबर्टी। ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क। डाउटफुल मत रहना, कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेस बना देते हैं और बोल देते हैं कि ये फर्स्ट साइन होता होगा, ऐसा नहीं है। थिलारकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट फर्स्ट साइन है। चलिए, हालांकि इसमें रिलेशन और भी हैं कि पहले थिलारकी आता है, उसके 2 साल के बाद मिनार्की मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, अपन ने पढ़ी है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें ब्लीडिंग और ओवुलेशन ऐसे काम होते हैं। शुरुआत में ओवुलेशन डिस्टर्ब होता है, साइकिल डिस्टर्ब होती है, बाद में वो रेगुलर होती है, और रेगुलर होने में और 2 साल लग जाते हैं। पर ये सारी जानकारी वाली बातें हैं। हम यह बात करेंगे एकदम मुद्दे की, जो परीक्षा उपयोगी सवाल लेकर के आए, उस कैटेगरी में थिलारकी से सवाल बनना कंफर्म है। जब डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सेशन इस पोर्शन से, वहां आप देखेंगे यहां से आया हुआ परीक्षा का सवाल। अब बात करते हैं आगे, और क्या बात करनी है? और बात करनी है अपने को अब इस प्यूबर्टी में आने वाले ऑर्गन चेंजेस। पहली बार शरीर के अंदर प्यूबर्टी आई है, पहली बार बॉडी में दुनिया भर के चेंजेस आए हैं, पहली बार ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट हो रहा है, शरीर में हार्मोन्स का आना जाना लगा हुआ है, उमंग, तरंग, खुशी, हर्ष, उल्लास, चमक, सबका दौर चल रहा है, आग सी, क्रांति सी, हार्मोनल लोचा सब कुछ हो रखा है। तो वहां पे सभी ऑर्गन अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे हैं। सबसे ज्यादा प्रिपरेशन देखी जाएगी उस ऑर्गन की जहां पे मुकदमा दर्ज होने वाला है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो सब ऑर्गन तैयारी में लग गए हैं, और उन्हीं ऑर्गन में सबसे ज्यादा रोल प्ले करना होता है यूट्रस को, तो वो भी तैयार है। और वहां से सेकंड एमसीक्यू आपके लिए है। पहले आपको बता दूं, इस प्यूबर्टी से 3 एमसीक्यू कंफर्म है, तो उन पे फोकस ज्यादा रहेगा हमारा। पहला आ चुका, बात करते हैं ऑर्गन चेंजेस की। उस कैटेगरी में सामने बोर्ड पर आए, ऑर्गन चेंज हेडिंग लिखा हुआ है। तो ऑर्गन्स में जिनमें मेजर चेंज आता है उनकी बात करूं, ओवेरी। जब बच्ची का जन्म हुआ तब उसके पास ओवेरी थी, और उस ओवेरी में प्राइमरी oocyte पाए जा रहे थे। और फिर जैसे प्यूबर्टी आई, जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक ओवेरी एकदम सन्नाटे में पड़ी थी कि कोई काम वाम नहीं करना, कोई फॉलिकल डेवलप नहीं करना, कोई एफएसएच नहीं आने वाला, कोई अंडा नहीं निकलने वाला, तो आराम कर रही थी। पर जैसे ही प्यूबर्टी आई, ओवेरी भी एक्टिव हो गई, शेप में चेंज किया। शेप में यह चेंज किया कि पिछले 12-13 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं था, तो उसका आकार था फ्लैट, चिपका हुआ। और अब उसमें अंडे बड़े 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 होंगे, तो अंडों के हिसाब से आकार भी कैसा, बड़ा बड़ा गोल गोल हो गया। फलोपियन ट्यूब, वो रास्ता जिसमें पिछले 12 से 13 साल तक सन्नाटा था, एक परिंदा पर नहीं मान रहा था, कृष्णा कॉटेज की तरह सुनसान पड़ा था, अब पहली बार हलचल उसके अंदर होगी, अंडे आएंगे, अच्छी किस्मत हुई तो स्पर्म भी आएंगे, हलचल होगी, तो रास्ता भी क्या हो गया, तैयार, परिस्ताल से शुरू हो गई। बात करें वेजाइना, रोल बताया था मैंने आपको कि वेजाइना में
पीएच मेंटेनेंस का काम चलता है, एसिडिक पीएच होती है, ग्लाइकोजन प्रेजेंस होती है एस्ट्रोजन के कारण। प्यूबर्टी आने पर वेजाइना में एस्ट्रोजन हार्मोन इफेक्ट होगा, ग्लाइकोजन भरा जाएगा और उसके मेटाबॉलिज्म से पीएच को एसिडिक बनाया जाएगा। यह सब काम चल रहे हैं। और फिर बात करेंगे यूट्रस की कि अब यूट्रस को चेंज करना है, लेयर को डेवलप करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलानी है, तो ये सारी बातों को लेकर के ऑर्गन चेंजेस पढ़ते हैं। बात करें स्टार्टिंग में क्या क्या बोला मैंने आपको, तो वहां पे जानकारी मिली आपको कि हमने डिस्कस किए चेंजेस किस किस के अंदर आ रहे हैं, ओवेरी में, ओवेरी के अलावा फॉलोपियन ट्यूब में, ट्यूब के अलावा बात करी वेजाइना में, और इनमें क्या क्या चेंज हुआ उसे लिखना चाहूं तो ओवेरी हो गई गोल गोल, ट्यूब में क्या चला, मूवमेंट, पेरिस्टालसिस, और वेजाइना में पीएच कैसी हो गई, एसिडिक। और फिर सबसे मेजर जो ऑर्गन चेंजेस पढ़ने थे अपने को, वो चेंजेस पढ़ने हैं यूट्रस के। और यूट्रस में जो चेंजेस बताए जाते हैं वो सामने इस चार्ट से एक्सप्लेन किए जाते हैं, और ये वही इलाका है जहां से आपकी प्यूबर्टी का एमसीक्यू नंबर सेकंड आता है। प्यूबर्टी एमसीक्यू नंबर सेकंड फ्रॉम दिस चार्ट, जहां पे हमसे एग्जामिनर रेशो, अनुपात के बारे में बात करता है। रेशो निकाला गया है बॉडी और सर्विक्स के बीच में। जनरल एनाटॉमी की इंफॉर्मेशन आपको है, उसे मजबूत करूं तो अर्थ यह निकलता है 7.5 सेंटीमीटर का जो यूट्रस होता है उसमें 5 सेंटीमीटर यूटेराइन बॉडी का एरिया होता है और 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स का हिस्सा होता है। सर्विक्स की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, यूट्रस की लंबाई 5 सेंटीमीटर, कुल लंबाई 7.5 सेंटीमीटर के बीच में रेशो चलाना है अपने को, और वो रेशो सामने बोर्ड पर है। यहां से एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म है क्योंकि 4 रिजल्ट सामने हैं। पहले बात करते हैं आइडियल की, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। आइडियल वाले की बात करी तो आपको दिखा वो रेशो 2:1। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि बॉडी 5 सेंटीमीटर, सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 का दुगुना 5, रेशो 2:1 हो गया। ये आइडियल रेशो होता है। अब बात करें जीवन के कैसे कैसे दौर में ये चेंज होता है। आइडियल रेशो 2:1 कब, जब प्यूबर्टी होती है। हर में लाइन मेंशन करनी पड़ेगी मुझे। आइडियल रेशो कब अचीव होता है, जब क्या होता है, फीमेल में प्यूबर्टी का दौर होता है। बात करें इक्वल 1:1, 2.5 सेंटीमीटर की सर्विक्स और 2.5 का ही यूट्रस, ऐसा इक्वल कब हो जाता है, पढ़ाएंगे आपको मीनोपॉज के बाद। मीनोपॉज के बाद ये रेशो इक्वल हो जाता है, तो पूछ सकता है एग्जामिनर अगला रेशो क्या बता रहा है, इक्वल। और ये घटना कब घटेगी, जब लाइफ आपकी बंद हो जाएगी, कैटेगरी मीनोपॉज। आगे बढ़े, इनवर्स उल्टा भी होता है। आइडियल जो 2:1 होता है, इनवर्स 1:2 भी हो जाता है। वो कब, जब तक फीमेल को प्यूबर्टी नहीं आती है, प्री प्यूबर्टी। तो इनवर्स कैटेगरी ये रही अपने पास, जहां पे यूट्रस की बॉडी छोटी रह गई सर्विक्स से, और ये हमें कब मिलेगा, प्री प्यूबर्टी। लास्ट वन, इंक्रीज। एक ऐसा समय जब सर्विक्स 2.5 की हो पर यूट्रस बहुत बड़ा हो, तो वो बहुत बड़ा होता है साथियों प्रेगनेंसी में। हमने 35 सेंटीमीटर तक का यूट्रस किया है, तो वो दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 10 गुना तक हो जाता है। कब, जब फीमेल की लाइफ में आती है क्या, प्रेगनेंसी। तो एक फीमेल की लाइफ में आने वाले समय के दौर के हिसाब से यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स की लंबाई के बीच का जो अनुपात है वो बदलता रहता है। और एक ना एक क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से जरूर बना के पूछ लेता है। सामने बोर्ड पर टेबल अवेलेबल है। रेशो, आइडियल रेशो 2:1 कब, प्यूबर्टी। इक्वल रेशो 1:1 कब, मीनोपॉज। इनवर्स रेशो 1:2 कब, प्री प्यूबर्टी। इंक्रीज रेशो कब, प्रेगनेंसी। ये चीजें ऑर्गन चेंजेस। अब बात करते हैं लास्ट वन सेगमेंट में
जहां से एक सवाल फिर आपका बनेगा, क्योंकि वादा किया है 3 सवालों का प्यूबर्टी ने। और वो बात है कि ये प्यूबर्टी या तो समय से पहले आ जाए या समय के बाद आए। टाइम की मैं रेंज बताऊंगा आपको, 8 साल, 10 साल, 14 साल, 16 साल, उसके हिसाब से। यदि समय से पहले प्यूबर्टी आ जाए तो अर्ली, और लेट आ जाए तो डिले। समय से पहले आना अर्ली और समय के बाद आना डिले। और धमाकेदार सवाल यहां पे तीसरा यह है कि समय से पहले आने वाली प्यूबर्टी, जो अर्ली प्यूबर्टी है, उसका नाम क्या है? जवाब है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और यह तीसरा एमसीक्यू है, सीधा सवाल पूछता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है, या टाइम बिफोर प्यूबर्टी क्या कहलाता है? जवाब प्रिकॉशियस। तो ऐसे ही नामों के साथ खत्म करेंगे प्यूबर्टी को, तीसरे सवाल को बताते हुए हेडिंग में डिसऑर्डर मेंशन करके। तो सबसे पहले वो लाइन लिखें जो लाइन चमत्कारिक है। वो लाइन क्या है? टाइम बिफोर प्यूबर्टी इज प्रिकॉशियस। तीसरा एमसीक्यू, ये प्यूबर्टी अपने बारे में जो लाती है वो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी से बनता है। ये रहा आपका तीसरा एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है फर्स्ट साइन क्या होता है? थिलार्की। दूसरा एमसीक्यू बॉडी सर्विस के रेशो से है। तीसरा एमसीक्यू अर्ली प्यूबर्टी क्या कहलाती है, वहां से है। अब देखो दोस्तों, यहां पे मैं टाइम बताता हूं आपको। सिंपल डिसऑर्डर लिख दिया मैंने प्यूबर्टी के, तो वहां पे इससे स्टार्ट किया कि 2 नाम बनाए। समय से पहले आ गई तो क्या बोला उसको आप लोगों ने? प्रिकॉशियस। और फिर लेट आएगी तो वो डिलेड ही है, उसके लिए स्पेसिफिक नाम नहीं है। अब कुछ समय की सीमा बताएं किससे पहले, तो उसके अंदर भी एक लॉजिकल चीज है, वो देखते हैं। एक रिश्ता है थिलार्की और मिनार्की में। थिलार्की पहले आती है, फर्स्ट साइन है कि 2 साल बाद मिनार्की आती है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट पहले स्टार्ट होता है और 2 साल बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। कुछ चीज लिखता हूं, कोशिश करना शायद एक बार में समझ जाएं। प्रिकॉशियस के आगे मैं लिखता हूं 8 साल से पहले या 10 साल से पहले। इसी प्रकार डिलेड में लिखता हूं 14 साल के बाद भी नहीं और 16 साल के बाद भी नहीं। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। यहां पे जो पहले वाला समय है वो थिलार्की का है, बाद वाला समय मिनार्की का है। आओ परिभाषा निकालें। नंबर 1, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, 8 साल से पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट या 10 साल से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रिकॉशियस है। नेक्स्ट, 14 साल के बाद भी ब्रेस्ट डेवलप नहीं हुआ, डिले। 16 साल के बाद भी साइकिल नहीं आई, डिले। तो यहां पर जो ये नाम दिखाए गए हैं समय के, कम वाली जो लिमिट है वो प्रिकॉशियस में है, ज्यादा वाली जो लिमिट है वो डिलेड में है। और 100% जो समय में 2 साल का अंतर है, तो पहले वाला थिलार्की, बाद वाला मिनार्की, और तीसरा एमसीक्यू कहां से? प्रिकॉशियस से। डायग्नोस्टिक टूल में एक मेथड भी है, अर्ली प्यूबर्टी को डायग्नोस कैसे करते हैं, उसका जवाब है रिस्ट एक्सरे। अर्ली प्यूबर्टी यदि किसी फीमेल में हो गई, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यदि किसी फीमेल को हो गई, डायग्नोस करते हैं रिस्ट एक्सरे से। एक इंफॉर्मेशन है। तो ये गायनिक कंडीशन में हमारे पास पहली सूचना प्यूबर्टी के बारे में। 3 सवाल का दोहरान करें। नंबर 1, फीमेल प्यूबर्टी का पहला साइन क्या है? थिलार्की। बॉडी रेशो सर्विस के नतीजे क्या हैं? 4, आइडियल, इक्वल, इनवर्स, इंक्रीज। तीसरा, टाइम बिफोर प्यूबर्टी क्या कहलाती है? प्रिकॉशियस। अब अपन बात करेंगे इसी गायनिक पोर्शन में ऐसे ही एक और इवेंट की, जिसे जाना जाता है इस नाम से मीनोपॉज। अपने पास एक नाम मीनोपॉज के बारे में इंफॉर्मेशन प्यूबर्टी के बाद। देखिए आज कैसा दिन है, आज कैसा दौर है, जिसके शुरुआत के 20 मिनट में शरीर में रंगत आई थी, जवानी छाई थी, प्यूबर्टी लाई थी।
और अगले ही 20 मिनट बाद कैसे घड़ी लेकर के सारी इच्छाएं मुरझा जाएंगी और फुल स्टॉप लग करके मीनोपॉज कहलाएंगी। तो मीनोपॉज क्या है? मीनोपॉज का मतलब सिंपल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यहां भी सबसे पहले आपको लेकर के आते हैं इस शब्द के मीनिंग पे, और मीनिंग में आपको मैं बताऊंगा मीनोपॉज का दूसरा नाम। मीनोपॉज का दूसरा नाम कैसे, तो वो सुने। मीनोपॉज का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल का खत्म हो जाना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म क्यों हो गई उसको आप सोचें तो जवाब देखेंगे साइकिल आती क्यों थी। साइकिल तब आती थी जब फीमेल में ओवरी एक्टिव होती थी। ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलप होते थे, ओवुलेशन होता था, और ओवेरियन फॉलिकल से हार्मोन रिलीज होते थे तो एंडोमेट्रियल चेंज होता था। एक फीमेल में मीनोपॉज क्यों आता है तो उसका जवाब देंगे यदि ओवेरी फंक्शन ना करे तो साइकिल भी ना चले। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखते हुए कि ओवेरी अपने पास काम नहीं कर रही, मीनोपॉज का नाम देंगे ओवेरियन फेलियर। मीनोपॉज का दूसरा नाम दिया जाएगा ओवेरियन फेलियर, और फिर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा आपको कि ये ओवरी फेल कैसे हुई। तो आते हैं मीनोपॉज के सिंपल से मीनिंग पे। मीनिंग क्या निकल के आता है? वही निकल के आता है जो आपको बताया। मीनोपॉज का मतलब क्या है? ओवेरियन फेलियर। अब आपको मैं बताऊं कि ये ओवेरियन फेलियर कैसे हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ चेंजेस हैं जिन्हें अपन सामने नोट करेंगे, पर पहले ये जान लेना ओवेरियन फेलियर इसका दूसरा नाम है। मीनोपॉज का दूसरा नाम है ओवेरियन फेलियर। 3 कारण हुए, 3 स्टेप में एक वर्क हुआ। नंबर 1 क्या होता है? oogenesis में आपको शिक्षा दी गई थी कि फीमेल में अंडों की संख्या किस प्रकार से परिवर्तित होती है। गर्भ में 4 महीने की होती है तो 50 लाख, जन्म लेती है 9 महीने पे तो 20 लाख, जवानी में मैदान में उतरती है तो 4 लाख, और पूरे जीवन में निकालती है 400। ये अंडों की संख्या थी। तो एक दिन ऐसा आएगा जब डिप्लेशन ऑफ फॉलिकल हो जाएगा। डिप्लेशन ऑफ फॉलिकल का मतलब है अंडों की संख्या में भारी गिरावट आ गई। नंबर 1 संख्या रिकॉर्ड करी गई। तो अपने पास नंबर 1 का कि वहां पे सबसे पहले ओवरी में यह हुआ डिप्लेशन ऑफ फॉलिकल, अंडों की संख्या में कमी आ गई। एक बात, अब जैसे ही अंडों की संख्या में कमी आ गई तो क्या होगा? नॉर्मली हर साइकिल में जो FSH LH होते थे वो पिट्यूटरी के पास जाते थे और बोलते थे अंडे बड़े करो, अंडे बड़े करो, अंडे बड़े करो। पर अब ओवरी क्या बोल रही है? मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मेरे पास अंडा नहीं है। तो ओवरी ने अपने ऊपर हार्मोन्स को काम करने दिया या नहीं दिया? जवाब देंगे काम करने नहीं दिया। हार्मोन्स तैयार थे काम करने के लिए, पर ओवरी तैयार नहीं थी काम करवाने के लिए, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। क्या नहीं है? अंडे नहीं है। तो ओवरी ने हार्मोन का विरोध किया। टर्म आती है हार्मोनल रेजिस्टेंस। हार्मोनल रेजिस्टेंस, और जैसे हार्मोनल रेजिस्टेंस होगा सारे हार्मोन चले जाएंगे। सारे हार्मोन चले जाएंगे तो बॉडी में कंडीशन आती है लो हार्मोनल लेवल। लो हार्मोनल लेवल। और फिर बात करेंगे साइकिल पसंदीदा हार्मोन कौन कौन से थे। जवाब आता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और पूरी बॉडी में कमी आ जाती है। थर्ड वन सेंटेंस है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। ये 3 लाइनें बता रही है किस प्रकार ये दुर्घटना घटी और एक फीमेल की एक्सपायरी डेट गई लिखी। तो ये कारण बताए गए। सबसे पहले शरीर में अंडों की कमी,
कमी के चलते हार्मोन को काम नहीं करने दिया और हार्मोन काम नहीं करने से हार्मोन की कमी आ गई। कुल मिला के ये आंटी की ओवरी फेल हो गई और अब समय हो चला है धमाकेदार एमसीक्यू को बताने का। हजारों बार पूछा गया सवाल, व्हाट इज द कॉज ऑफ मीनोपॉज? मीनोपॉज का कारण क्या है? उस कैटेगरी में आंसर आपको यह देख के आना है, डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। हालांकि यह नतीजा इतनी मेहनत के बाद निकला है, परंतु परीक्षा में जो एग्जामिनर है उसे नतीजे से मतलब है। मेहनत तो आपको करनी होती है 6-7 महीने की कोचिंग करके, एग्जामिनर को तो नतीजा चाहिए होता है। तो पहला सवाल यह है, मीनोपॉज का कारण क्या है? जवाब देंगे डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। अब आगे, इसी मीनोपॉज का मतलब यह है रिटायरमेंट आने वाला है। तो जब यह समय आने वाला होता है तो उसके बेस पे मेरे पास एक टर्म है जो एग्जाम में पूछी जाती है और वो टर्म यह है क्लाइमेट्रिक। अब एक टर्म हमारे पास और आ गई, क्लाइमेट्रिक। ये क्या है? क्लाइमेट्रिक शब्द एक प्रकार का क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स बड़ा सिंपल टर्म, बताता है कि एंड होने वाला है। टीवी सीरियल में, मूवीज में, क्रिकेट मैच में लास्ट का समय जो चल रहा होता है, आइडिया लग जाता है कि अब ये खत्म होने वाला है, वो कहलाता है क्लाइमैक्स। इसी प्रकार फीमेल की बॉडी में जब मीनोपॉज का समय आने वाला होता है, 45-50 की उम्र होने वाली लगती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी झटके दिखाने लगती है, 1-1, 2-2, 3-3 महीने के गैप से आने लगती है और धीरे 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 वो डिसअपियर हो जाती है। तो ये एक समय का दौर है जो इंडिकेट करता है कि आप रिटायर होने वाले हैं। व्हाट इज क्लाइमेट्रिक? तो सिंपल सा आंसर देना है, टाइम ड्यूरेशन। इट इज टाइम ड्यूरेशन बिफोर मीनोपॉज। मीनोपॉज से पहले का समय जो इंडिकेट करे कि वहां पे साइकिल स्टॉप होने वाली है कहलाता है क्लाइमेट्रिक। यहां पे और बात करेंगे, पर एक जोरदार बात कर लेता हूं। आइडियली जो मीनोपॉज का समय है वो अपने पास 45 to 50 ईयर एक बताया गया, आइडियल मीनोपॉज का समय। अब यहां भी दो बात कर ले अपन कि समय से पहले हो गया तो अर्ली और लेट हो गया तो डिले। आज के लेक्चर में प्यूबर्टी के रिगार्डिंग बात करी थी अपन ने, समय से पहले अर्ली प्रिकॉशियस, समय के बाद डिले। यहां पर भी अर्ली वाली का नाम देखो क्या देंगे, अर्ली मीनोपॉज। अर्ली मीनोपॉज तो मैं नाम देता हूं कि आप मीनोपॉज को बोले ओवेरियन फेलियर और समय से पहले को बोले प्रीमैच्योर। क्या बोले? प्रीमैच्योर। तो यदि किसी फीमेल का मीनोपॉज 40 से पहले हो जाए, अर्ली मीनोपॉज, वो टर्म कहलाएगी प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। प्रीमैच्योर समय से पहले, ओवेरियन फेलियर मीनोपॉज। ये प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर आराम से समझ में आएगा जब आपको पता हो दोनों शब्दों का मतलब। यदि किसी विद्यार्थी को यह याद नहीं रहा अंत में कि मीनोपॉज का नाम ओवेरियन फेलियर था, तो उसे ऐसा लगेगा ना जाने ये कौन सी बीमारी है जो मास्टर ने पढ़ा ही नहीं हमको। तो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर भैया कोई बीमारी नहीं है, शब्दावली का रूपांतरण है। मीनोपॉज का दूसरा नाम ओवेरियन फेलियर है और समय से पहले आना प्रीमैच्योर कहलाता है। दिस इज द इंट्रो और मीनिंग रिगार्डिंग द मीनोपॉज। मीनिंग है ओवेरियन फेलियर, कितने स्टेप में होता है? 3 में। एग्जैक्ट कारण पूछे एस्ट्रोजन की कमी और एक समय की मांग क्लाइमेट्रिक। बात करते हैं जब मीनोपॉज होगा तब भी ऑर्गन चेंज होगा। जब प्यूबर्टी आई थी ओवरी डांस कर रही थी, मैं गोल गोल होंगी, फैलोपियन ट्यूब नाच रही थी, मेरे अंदर से कुछ निकलेगा, यूट्रस बड़ा बड़ा हो रहा था, साइकिल चलाएंगे, वैजाइनल पीएच एसिडिक हो रही थी, ग्लाइकोजन मिलेगा। अब समय का दौर बदला, सबने पलटी मारी और देखो कैसे चेंज हुआ। तो फटाक से झटाक से यहां पे जवाब देना शुरू करेंगे, ओवेरियन चेंजेस। ओवेरी अंडे खत्म, सपाट हो गई। फैलोपियन ट्यूब रास्ता बंद, श्रिंक हो गई। यूट्रस में रेशो इक्वल 1/1 हो गया और वैजाइनल पीएच एल्केलाइन हो गई। बड़ा स्ट्रांग है। वैजाइनल पीएच एल्केलाइन क्यों हो गई?
क्योंकि आपको पता है एस्ट्रोजन की कमी हो गई, एस्ट्रोजन की कमी, ग्लाइकोजन की कमी, तो पीएच एल्केलाइन। 4 ऑर्गन चेन सामने बोर्ड पे नोट करता हूं वन बाय वन। क्या क्या हुआ दोस्तों साथियों, देखो हमारी ओवेरी के बाद में फैलोपियन ट्यूब, के बाद में यूट्रस, और फिर है अपने पास वेजाइना। क्या क्या परिणाम आ रहे हैं, बड़े दुष्परिणाम आ रहे हैं। ओवेरी सपाट हो गई, फ्लैट, ट्यूब सिकुड़ गई, श्रिंक, यूट्रस में रेशो बराबर, और वेजाइना में पीएच एल्केलाइन। ये अपने पास सारे ऑर्गन चेंजेस। अब बात करें, इतने ही चेंज होते तो अच्छा था, परंतु परिणाम अभी बाकी है मेरे दोस्त, उन्हें देखना शुरू करो। कैसे? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। वेजाइनल पीएच जब एसिडिक होती है, सबसे बड़ा क्वालिटी वाला फायदा यह होता है कि इंफेक्शन प्रिवेंशन होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करता है। जब मेनोपॉज आएगा और पीएच एल्कलाइन हो जाएगी तो इंफेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, तो यूटीआई का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ऑर्गन चेंजेस में सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो यहां पे वेजाइनल पीएच एल्कलाइन होने से अपने को क्या हो गया, रिस्क ऑफ यूटीआई। और यूटीआई में बहुत कुछ होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है मैच्योरेशन के दौरान, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है, यूटीआई। आगे बात करें मस्कुलोस्केलेटन में, एस्ट्रोजन का एक रोल होता है कि बॉडी से कैल्शियम एब्जॉर्ब करके बोन्स में डिपॉजिट करता है, विटामिन डी की तरह। एस्ट्रोजन बॉडी से कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा, खुद से बाइंड करेगा और बोन में डिपॉजिट करेगा। तो महिलाओं के पास एक और ऐसा सहायक कर्मचारी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में उसकी मदद करता है, पुरुषों में वो नहीं होता है। तो वहां पे एक फीमेल जिसके शरीर में 45 साल तक हड्डी की मजबूती को और मजबूत करने के लिए एस्ट्रोजन साथ निभा रहा था, आज वो साथिया चला गया तो हड्डियां भी कमजोर होना शुरू हो गई। तो आपको मस्कुलोस्केलेटन में सिस्टम स्टार्ट हो जाएंगे, सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां पे अपन लिख सकते हैं रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। रिटायरमेंट हुआ तो हुआ, पर इतना बुरा हुआ ये हमने नहीं सोचा था। मेनोपॉज आना था, आ जाने दो, पर जाते जाते क्यों ईचिंग दे गया, क्यों ग्लाइकोजन कम करके खुजली दे गया, क्यों एस्ट्रोजन कम करके हड्डियां कमजोर कर गया। अरे आगे देखो, तमाशे बहुत हैं अभी तो। और क्या हुआ तो सुने, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, कसम ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग की, अंत के दिन चल रहे हैं साथियों, पूरा वादा याद करना, साथ निभाना। क्या? एस्ट्रोजन वो हार्मोन था जिसके हाई लेवल से ही शरीर में ऑक्सीटोसिन निकलता था और एफएसएलएच पे काम चलता था। कुल मिलाकर के लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन को निकालने वाला कौन? एस्ट्रोजन। और खुद अपने आप में सेक्स हार्मोन ये होता था। अब शरीर में कोई उमंग नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई हार्मोन नहीं, कोई लव नहीं, सब बेवफाई चलने वाली है। माहौल नहीं बनेगा, मूड नहीं बनेगा। ये जो मूड बनता है ना, अचानक से शरीर में तरंगे आ जाती है, हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे छा जाते हैं, भयंकर ऐसा, बस जो माहौल बनता है अब नहीं बनेगा। बुढ़ापा आ गया, क्या बनेगा? तो ये चीज नहीं होगी तो सारे सिम्टम। और जब मूड नहीं होता तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, मूड स्विंग होना, इरिटेट होना। और जब मूड नहीं बनता तो रातों को नींद नहीं आती। आपको क्या पता मूड बनने के बाद क्या शानदार नींद आती है, पर अब वो नहीं आएगी। इंसोम्निया, नींदें नहीं आएगी, चिंता भरा वातावरण रहेगा, एंजाइटी। ये सारे वो दुष्परिणाम हैं जो हार्मोन के जाने से शरीर में बनने लग गए हैं। क्या क्या है तो देखते चलो क्या क्या हो रहा है। चिंता हो गई, एंजाइटी, नींद नहीं आई, इंसोम्निया, मूड नहीं बना, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन हो गया, इरिटेशन। तो ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई। मेनोपॉज में ये सारे लक्षण फीमेल में आ रहे हैं क्योंकि वहां से हार्मोन डिप्लेशन हो गया है। और मेनोपॉज में एक ऐसा सिम्टम है जो स्पेसिफाई करके, हाईलाइट करके पूछा जाता है, वो अपने पास है हॉट फ्लश।
हॉट फ्लश का मीनिंग है फीलिंग ऑफ वार्म सेंसेशन, गरम गरम सेंसेशन फील होना, बहुत सारा एक्सेसिव स्वेटिंग होना, डायाफोरोसिस होना, उससे रिलेट है, जो हार्मोनल मैकेनिज्म पे ही बेस है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से। ये सारी चीजें अब यहां गौर करके बताओ, ये सारे के सारे चेंज जायज हैं या नाजायज हैं? जवाब देंगे जायज है, क्योंकि मीनोपॉज आना एक नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। तो बात यहां पे यह चलती है कि मीनोपॉज के चलते इतने सिम्टम आए, तो महिला का उपचार में क्या बताएं? तो उपचार में क्या बताना है दोस्तों? पहली बात यह कि ये सब जायज है तो उपचार नहीं है। फिर भी यदि यूटीआई ज्यादा हो जाए, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो जाए, मूड स्विंग ज्यादा हो जाए, तो वहां पे आपको देना पड़ता है इन सब के अकॉर्डिंग मेडिकेशन। यूटीआई के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक, ऑस्टियोपोरोसिस के अकॉर्डिंग कैल्शियम विटामिन D3 और मूड स्विंग के अकॉर्डिंग सेडेटिव, ये देनी पड़ती हैं। तो यहां पर जैसी समस्या वैसा इलाज। पेशेंट को मीनोपॉज में सिम्टम ज्यादा हो जाएं तो देते हैं अपन वहां पे बेसिक सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट। इसके अलावा बात करें, सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट सिर्फ एक सहारा है। सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट सिर्फ एक सहारा है आने वाले लक्षणों को बंद करने के लिए। जड़ का पता हो कि सारे क्यों आ रहे हैं, तो कारण एस्ट्रोजन की कमी थी। एस्ट्रोजन होता, ग्लाइकोजन होता तो यूटीआई नहीं होता। एस्ट्रोजन होता, कैल्शियम बाइंड करता तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। एस्ट्रोजन होता तो माहौल बनता, दिमाग खराब नहीं होता। लेकिन वो चला गया तो ये सब आ रहे हैं। तो या तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट काम कर जाए, नहीं तो उसी को लाएं तो चला गया। मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डेफिनेटिव इंटरवेंशन में यूज करनी पड़ती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये जो हॉट फ्लश जो मैंने बताया था दोस्तों, यहां से एमसीक्यू अराइज होता है। तो ये अपने पास एक और गायनिक पोर्शन में आने वाला फिजियोलॉजिकल चेंजेस मीनोपॉज। बात करेंगे आज के लेक्चर में ही एक और छोटे एपिसोड की। हेडिंग सामने बोर्ड पे अवेलेबल, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। ये सारे शब्दावली है, सुनने में एक जैसी लगती है। ओलिगोमिनोरिया, पॉलीमिनोरिया, हाइपोमिनोरिया, हाइपरमिनोरिया, एपिमिनोरिया, मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन सब में अंतर है। और उसी अंतर को जानने के लिए आज का लेक्चर आपको समर्पित है कि इसमें शामिल सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में दी जाए आपकी इंफॉर्मेशन। सो द नेक्स्ट हेडिंग इन अवर गायनिक पोर्शन मेंशन अपॉन योर बोर्ड, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उस कैटेगरी में सबसे पहले जिन टर्म्स के बारे में बात करेंगे सामने बोर्ड पे अवेलेबल है, 1 बाय 1। हाइपो, हाइपर, पॉली, ओलिगो, इन सब में कॉमन लगाना है मिनोरिया, ऐड करना है मिनोरिया। हाइपो मिनोरिया, हाइपर मिनोरिया, पॉली मिनोरिया, ओलिगो मिनोरिया। अंतर सुनते चलें। शुरू के दो शब्द हाइपो, हाइपर जो हैं वो अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से रिलेटेड है। अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जहां नॉर्मल साइकिल में एक फीमेल को 35 से 50 ml ब्लड लॉस होता था, और वहां मैंने आपको एक रेंज भी दी थी कि डिसऑर्डर डिक्लेयर करने के लिए रेंज है 20 से 80 ml। 20 ml से भी कम लॉस होना बीमारी, 80 ml से ज्यादा लॉस होना बीमारी। तो शुरू के दो ऊपर नाम जो है हाइपोमिनोरिया, हाइपरमिनोरिया, ब्लीडिंग अमाउंट से संबंधित है, बाकी सब सही है। अब हाइपो है तो कमी बताओ, कमी के अकॉर्डिंग जवाब देंगे हाइपो में लेस देन 20 ml ब्लड लॉस। हाइपो का मतलब कम, संबंध है अमाउंट से तो 20 ml से कम। हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, अमाउंट 80 ml से ज्यादा, संबंध है ब्लड लॉस से तो 80 ml ब्लड लॉस। ये अपने पास दो टर्म। अब इसमें ये जो टर्म है हाइपरमिनोरिया, इसका दूसरा नाम क्या है वो सुनो। इसका दूसरा नाम है मीनो
रेजिया। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, आपसे पूछी जा सकती है कि ब्लीडिंग अमाउंट से संबंधित दो टर्म होती है, हाइपो एंड हाइपर। 20 से कम हाइपो, 80 से ऊपर हाइपर, और हाइपर का धमाकेदार नाम क्या है? मीनोरेजिया। अब आए नीचे पॉली ओलिगो में, ये कैसे संबंधित है? पॉली ओलिगो का संबंध है फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन ऑफ साइकिल से। आदर्श आइडियल साइकिल 28 डेज की, बीमारी के लिए रेंज होती है 21 से 35। यदि साइकिल 21 डेज से भी शॉर्ट है तो बीमारी, या 35 डेज से भी ज्यादा है तो बीमारी। यहां पर डेज का पता लगा के फ्रीक्वेंसी को कोरिलेट करना है। 21 दिन से भी कम में पूरी हो जाएगी तो ज्यादा बार आएगी, 35 दिन से ज्यादा का समय लेगी तो कम बार आएगी। फ्रीक्वेंसी 21 से कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, 35 से ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे आंसर देना है। पॉली का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ओलिगो का मतलब फ्रीक्वेंसी कम। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होगी? जब जल्दी जल्दी आई। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो पॉलिक में आप लिखेंगे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, और ओलिगो में आप इसका उल्टा लिख देंगे डिक्रीज फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कब होती है? दिनों के अकॉर्डिंग। ज्यादा कब होगी? जब दिन कितने चलने हो? लेस देन 21 डे। और कम कब होगी? जब दिन कितने खिंच जाए? मोर देन 35 डे। ये कंडीशन अपने पास में सामने बोर्ड पे अवेलेबल। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज, ये जो पॉलीमिनोरिया है इसका दूसरा नाम एपिमिनोरिया, और मैक्सिमम टाइम ये इसी नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो अपने पास शुरू में शामिल है 4 शब्दावलियां, सामने बोर्ड पे अवेलेबल। हाइपो हाइपर का रिलेशन है अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस से। पॉली ओलिगो का रिलेशन है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी डिपेंड है डेज पे। यदि डेज 21 से कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यदि डेज 35 से ऊपर तो फ्रीक्वेंसी कम। यहीं पर आपने देखे डबल नाम, हाइपर का दूसरा नाम मीनोरेजिया और पॉली का दूसरा नाम एपिमिनोरिया। 4 के बाद आते हैं अगली शब्दावलियों में 3 नाम सामने, मेट्रोरेजिया, मीनोमेट्रोरेजिया और डीयूबी। 3 नाम सामने बोर्ड पे अवेलेबल। क्या सूचना देकर के जा रहे हैं उन्हें देखो। ऊपर वाले जो 2 हैं मेट्रो, मीनोमेट्रो, इनमें हल्का सा डिफरेंस है, वो क्या? गौर करते हैं। मेट्रो और मीनोमेट्रो वो कंडीशन है जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के जो डेज दिए होते हैं साइकिल में, शुरुआत के 5 दिन, उनमें तो होती है, पर उसके अलावा भी कभी भी हो जाती है। कहने का मतलब 28 दिन की साइकिल में शुरुआत के 5 दिन डिसाइड किए हैं ब्लीडिंग के, उनके अलावा महीने में किसी भी दिन ब्लीडिंग हो जाए। शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि महीने में किसी भी दिन ब्लीडिंग हो जाना, ऐसी समस्या को लेके आते हैं मेट्रो और मीनोमेट्रो। अब दोनों में यह चीज तो कॉमन हुई, अंतर क्या है? अंतर यह है मेट्रो बोलेगा महीने में किसी भी दिन ब्लीडिंग करवा दो पर अमाउंट 80 ml से कम। मीनोमेट्रो बोलेगा महीने में किसी भी दिन करा दो पर अमाउंट 80 ml से ज्यादा। इस अंतर के साथ लिखते हैं अंदर की बात। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे अपन? लैंग्वेज में मेट्रो में मेन अंतर क्या है? लेस देन 80 ml और यहां मोर देन 80 ml। दूसरी क्वालिटी वाली बात क्या है? ब्लीडिंग एनी टाइम ऑफ साइकिल, साइकिल में किसी भी समय ब्लीडिंग हो जाना, और यह चीज भी यहीं सेम चलेगी। साइकिल में किसी भी समय ब्लीडिंग हो जाना, अमाउंट 80 से कम तो मेट्रो, 80 से ऊपर तो मीनोमेट्रो। अब यहां पे एक चीज लॉजिकली और बताई जाती है कि यार ये बड़ा समस्या वाला विषय है,
कि महीने में किसी भी दिन ब्लीडिंग हो जाएगी, तो एक महिला पता कैसे लगा पाएगी कि एग्जैक्टली उसे पीरियड स्टार्ट कब हुआ था? यदि शुरुआत के 5 दिन होती तो एज ए ड्रेनेज सैनिटरी पैड भी वो शुरू के 5 दिन ही यूज करती, पता लगा पाती कि मेरा पीरियड कब स्टार्ट होता है, साइकिल कब आती है। लेकिन महीने के किसी भी दिन आ जाएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे कॉमन कंप्लेंट यह है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। कभी भी ब्लीडिंग होगी पता नहीं लग पाएगी, क्योंकि हम जैसे भारतीय नागरिक पीरियड का पता ब्लीडिंग के आने से लगाते हैं। तो यहां पे वो लाइन मेंशन कर दी जाए जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या? साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, पता लगा नहीं पाएंगे। चलिए साहब, तो अभी तक के शब्दावलियों में आपके पास 6 शब्द आ गए हैं, हाइपोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, मेट्रोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया। बात करते हैं अगले ग्रुप की। नाम लिखा हुआ है डीयूबी, फुल फॉर्म खोल के स्वागत करें इसका। तो फुल फॉर्म सामने बोर्ड पे, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। और फिर समझे इसके अंदर के समाचार जो लेकर के आएंगे परीक्षा का सवाल, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो बात यह है, अभी तक जो डिसऑर्डर पढ़ भी रहे हैं अपन, उनमें भी ब्लीडिंग ढंग से नहीं हो रही। किसी में 20 से कम हो रही है, हाइपोमेनोरिया, किसी में 80 से ज्यादा हो रही है, हाइपरमेनोरिया, किसी में महीने में कभी भी हो रही है, तो मेट्रो और मीनोमेट्रो। तो बात यह चलती है, अभी तक जितने डिसऑर्डर पड़े हैं या आगे जो और भी ब्लीडिंग के डिसऑर्डर पड़ेंगे, वो सारे डीयूबी के अंडर आते हैं। इसीलिए डीयूबी के लिए बोलते हैं इट इज ए सिंड्रोम, इट इज ए सिंड्रोम। और सिंड्रोम शब्द का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्लेंट। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ कंप्लेंट, या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, और आप बोलो सिंपल लैंग्वेज के अंदर बाप। जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर पड़े हैं उनका बाप कौन कहलाता है? डीयूबी। ऊपर पड़े हुए हाइपोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, मेट्रोमेनोमेट्रो, सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? डीयूबी। अभी तक जितने डिसऑर्डर पड़े उनको एक कैटेगरी में करना हो तो जवाब डीयूबी देना होता है कि अभी तक पड़े हुए 6 के नाम सारे डीयूबी के अंदर इंक्लूड होंगे। अब बात करते हैं डीयूबी से बनने वाले एमसीक्यू की, और वो क्या एमसीक्यू है? बड़ा अच्छा है, गौर से सुने। इन डिसऑर्डर में ब्लीडिंग को लेकर के ज्यादा फोकस करवाया जा रहा है कि ब्लीडिंग डिस्टर्ब है। और एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन अपन लें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 काम होते हैं, एक ब्लीडिंग और दूसरा ओव्यूलेशन। यहां पे सवाल यह डिमांड करता है कि डिसऑर्डर सारे ब्लीडिंग के हैं, तो आप मुझे बताइए डिस्टर्ब ब्लीडिंग के चलते ओव्यूलेशन भी डिस्टर्ब होगा या समय पर होगा? यही सवाल है। डिस्टर्ब हुआ तो कंडीशन एन ओव्यूलेशन, अंडा नहीं निकला। डिस्टर्ब नहीं हुआ तो आंसर ओव्यूलेशन। क्वेश्चन आता है डीयूबी कैसा होता है, ओव्यूलेटरी या नॉन ओव्यूलेटरी? तो वहां पर प्रिडिक्शन तुक्के से नहीं दिए जाते, लॉजिक दिया जाता है। यदि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ एफएसएच एलएच भी खराब है तो कंडीशन एनोवुलेशन। केवल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खराब है, एफएसएच एलएच डिस्टर्ब नहीं है, तो ओवुलेशन। आंसर देना है बोथ। डीयूबी से यह सवाल आता है, जवाब में आपको बोथ दे के आना है। अंडा निकल भी सकता है ओव्यूलेटरी और नहीं भी निकल सकता एन ओव्यूलेटरी। दोनों में से एक का चुनाव नहीं करना है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसलिए आंसर हमेशा देकर के आए, बोथ रहेंगे फायदे में। तो ये अपने पास कुछ टर्मिनोलॉजी। प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कॉमन कंप्लेंट के साथ बोर्ड पे हेडिंग है डिस्मेनोरिया। ये कंप्लेंट बहुत कॉमन है। सिंपल मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। उन दिनों की बात करें तो हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत पेन होना लाजमी है। लोअर एब्डोमिनल पेन, डिस्कंफर्ट लाजमी है। हम बात कर रहे हैं उस कैटेगरी की जब इनटॉलरेबल पेन वाली बातें होना शुरू हो जाती है। तो पहले लिखे सिंपल सा मतलब व्हाट इज डिस्मेनोरिया, तो इसका सिंपल सा जवाब है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। और अब आपको बताऊंगा मैं इस डिस्मेनोरिया या कॉमन कंप्लेंट के टाइप। यहां पे हमें भी पढ़ाने के लिए इसने 2 टाइप बनाए हैं, जिसमें एक का नाम प्राइमरी और एक का नाम सेकेंडरी है। तो आइए दोस्तों सीखें इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या है और हम कंटेंट में क्या शामिल करेंगे। डिस्मेनोरिया, पहली बात तो ये, हर पीरियड से पहले हर फीमेल को जनरल सा जो पेन हो उसे यहां पे काउंट ना करें। यदि सीवियर इंटॉलरेबल इंजेक्शन वाला पेन हो तो काउंट करें। उसमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक तो ये, पहली बार जब साइकिल आई थी तब से ही समस्या है कि हर बार जब भी साइकिल आती है तब दर्द को लेकर आती है। ऐसे केस जाएंगे प्राइमरी में, शुरुआत से ही गड़बड़ है। सेकंड केस कि यूजुअली तो साइकिल में इतना अनटॉलरेबल पेन नहीं होता था, पहले कभी नहीं हुआ, पर अब आज जब हो रही है तब पेनफुल हो रही है। मतलब समस्या शुरुआत से नहीं है, बाद में हुई है, सेकेंडरी। एग्जाम्पल, एक फीमेल को साइकिल स्टार्ट हुई 13 साल पे, तो शुरुआत के 5-7 साल तो नॉर्मल रहे, पर किसी और सेकेंडरी कंडीशन के चलते, पीआईडी के इंफेक्शन के चलते, ओवरी में सिस्ट के चलते, यूट्रस में ट्यूमर के चलते, जीवन के किसी भी दौर में 20-22 साल पे, 28-30 साल पे, 36-38 साल पे अनटॉलरेबल पेन स्टार्ट हो गया, वो सेकेंडरी है। तो ये अपने पास एक हल्का सा अंतर प्राइमरी सेकेंडरी में। प्राइमरी में अपन सिंपल लिखेंगे कब स्टार्ट होता है पेन, फ्रॉम इनिशियल, शुरुआत से, और यहां पे लिखेंगे आफ्टर लाइफ, बाद में। सेकंड वन, शुरुआत से पेन जो होते हैं, कह सकते हैं कि शायद उस एरिया में नर्व की गड़बड़ हो, तो वो नर्व पेन के कैरेक्टर रखते हैं। बाद वाले जो होते हैं वो इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर से रिलेटेड है, तो वो मसल्स पेन के कैटेगरी में आते हैं। प्राइमरी पेन के जो कैरेक्टर हैं वो नर्व पेन के कैटेगरी में है, सेकेंडरी वाले मसल्स पेन के कैटेगरी में है। उस चीज को मेंशन करें, शुरुआत से है तो कैरेक्टर किसके हैं, नर्व पेन, न्यूरोजेनिक, और बाद में है किसी इंफेक्शन डिसऑर्डर से चलते तो वो मसल पेन। और अब यहां एक बात बताऊं आपको, मेरे को और दुनिया में हर किसी को, जो हाथ दर्द, पैर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द होता है वो मसल पेन ही होता है, और मसल पेन ही होना चाहिए क्योंकि उसका इलाज है। नर्व पेन हुआ तो वो अनटॉलरेबल होता है, सीवियर होता है, जिसका इलाज मुश्किल है। नर्व पेन हमेशा सीवियर होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मसल्स पेन। तो यहां पे करेक्टर नर्व पेन के आधार पे आप बोलेंगे सीवियर है और ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है। मसल पेन के आधार पे बोलेंगे माइल्ड है और इंजेक्शन टैबलेट से ट्रीटेबल है। तो ये कुछ करेक्टर है अपने पास डिस्मेनोरिया में। आने वाले पेन के नेचर के आधार पे वो किस प्रकार के करेक्टर्स को अपने साथ में रखता है, डिस्मेनोरिया टर्म। नेक्स्ट वन बात करें अगले डिसऑर्डर की, अपने पास नाम है पीएमएस। सबसे पहले फुल फॉर्म खोल दी जाए, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो यहां पर साथियों इन शब्दों का मीनिंग बताऊंगा
और परीक्षा उपयोगी सवाल का जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। पहला शब्द सिंड्रोम है, वहां तकलीफ नहीं है बताने में। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ग्रुप ऑफ सिम्टम क्या होता है? हर फीमेल का हर महीने का अपना एक पीरियड का डे होता है। जब भी वो दिन आता है या उसके आसपास दिन आने वाले होते हैं तो माहौल बन जाता है कि पीरियड आने वाला है। तो उससे पहले साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है। कुछ दिन पहले से ही मूड स्विंग होना, इरिटेशन होना, भूख ना लगना, ऐसे लक्षण, पेट दर्द होना, ऐसा माहौल सा बन जाता है मल्टीपल सिम्टम्स का। तो मल्टीपल सिम्टम्स है तो बोल दिया सिंड्रोम। तो सिंड्रोम में आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ सिम्टम, और वो सिम्टम कहां कहां पे आप सोच में ऐसा पैदा कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल, और बॉडी में लेके आ गए तो फिजियोलॉजिकल। और ये सब कब आ रहे हैं? जब पीरियड वास्तव में नहीं आया है, ब्लीडिंग वास्तव में नहीं आई है। उससे पहले क्या लिखा हुआ है? प्री मेंस्ट्रुअल। और अगला सवाल मेरे साथियों यहीं से है कि पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम एक फीमेल को कब आते हैं? साइकिल से पहले, या एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज में आते हैं। तो हमने पढ़ा है आइडियल फेज कितनी होती है? 3, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर फेज, सेक्रेटरी ल्यूटियल फेज। अब मैं आपसे पूछूं यह समय कौन सा है? प्री मेंस्ट्रुअल वाला। तो प्री मेंस्ट्रुअल वाला समय किसके अंदर जाता है? थर्ड फेज ऑफ साइकिल में। और थर्ड फेज का नाम क्या कहलाता है? सिक्रिएटरी। और यहां से एमसीक्यू है कि पीएमएस के लक्षण साइकिल की कौन सी फेज में आते हैं? जवाब देना है सिक्रिएटरी। नेक्स्ट वन और लास्ट टर्म पे चलें तो वो लास्ट होते हुए भी लीस्ट नहीं है, नाम है उसका एमिनोरिया। सिंपल वन लाइनर लैंग्वेज में आंसर देना हो, एमिनोरिया का मीनिंग है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन आज आप बोर्ड पे देखेंगे कि कब अपन कंफर्म डिक्लेयर करेंगे कि उसे एमिनोरिया है, जिसका प्रेजेंटेशन बोर्ड पर सामने अवेलेबल। देखिए, सीधा नहीं बोलना एमिनोरिया, लास्ट में अंगुली करके जिसको डब्बे में बंद किया है वो है एमिनोरिया। आइए पहुंचे वहां तक। सबसे पहला एमिनोरिया फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल। जीवन में ऐसा दौर बहुत बार आएगा जब बिना बीमारी के साइकिल आना बंद होगा, या किसी बीमारी के चलते साइकिल नहीं आएगी। फिजियोलॉजिकल का मतलब है बीमारी नहीं है साहब। ऐसा कब होता है? तो वहां 2 डिवीजन, एक बोला यहां पर प्राइमरी और एक बोला यहां पर सेकेंडरी। पहला क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी। क्या चीज है वो? कि जीवन में एक बार भी साइकिल नहीं आई और बीमारी नहीं है। प्राइमरी शब्द का मतलब हमेशा यही होता है एक बार भी काम नहीं हुआ। तो जीवन में एक बार भी साइकिल नहीं आई पर यह बीमारी नहीं है, मतलब अभी तक उसे प्यूबर्टी ही नहीं आई। तो ऐसा कब होता है? प्यूबर्टी से पहले। लोग कर लो बात, क्या बिना प्यूबर्टी साइकिल आएगी? नहीं आएगी। वहां देखो सेकेंडरी, पहले तो साइकिल आती थी पर अब नहीं आ रही और बीमारी भी नहीं है। ऐसा कब? जब फीमेल हो, प्रेग्नेंट, या करवा रही हो लैक्टेशन, या फिर उसको आ चुका हो मीनोपॉज। तो ये वो सारा समय है, ये वो कंप्लीट ड्यूरेशन है जब साइकिल ना आए तो उसे बीमारी नहीं कहते। हेडिंग किसके अंदर? फिजियोलॉजिकल। अब चले बीमारी वाली बातों में, वहां गौर करें। पैथोलॉजिकल, सोचें 2 नाम। पहला लिखा हुआ है कंसील्ड। एब्रप्टिव प्लेसेंटा की कसम है तुमको सनम की कंसील्ड का शब्द मतलब हमें पता है। साइकिल तो चली है, ब्लीडिंग तो हुई है, पर किसी रुकावट के कारण बाहर नहीं आ पाई।
अब बाहर नहीं आएगी, दिखेगी नहीं, तो हमें कैसे पता अंदर हुई है? तो चुपके चुपके हो गई। अंदर ब्लीडिंग हो, रुकावट के कारण बाहर नहीं आए, वो कंडीशन कहलाती है कंसील्ड। और इसी कंसील्ड से एक डिसऑर्डर बनता है क्रिप्टोमिनोरिया। क्रिप्टोमिनोरिया। तो एमिनोरिया के अंदर एक और लाइन हमें मिल गई, और वो लाइन क्या है? क्रिप्टोमिनोरिया, कंसील्ड menstruation when bleeding occur but do not occur vaginally due to anatomical obstruction। आगे चलते हैं। ट्रू वाला इंसान ये बोलता है, अरे छोड़ो रे लपड़े जपड़े, ब्लीडिंग हुई ही नहीं, ब्लीडिंग हुई ही नहीं, साइकिल चली ही नहीं। अब उसमें भी दो डिवीजन, वो क्या? प्राइमरी सेकेंडरी। एक बार भी साइकिल नहीं आई और ये बीमारी है, एक बार भी साइकिल नहीं आई और ये बीमारी है। तो एक बार भी नहीं मतलब खाता ही नहीं खुला, मतलब जवानी ही नहीं आई, डिलेड प्यूबर्टी। ये जो कारण बना जाएगा यहां पे कि एक बार भी साइकिल नहीं आई और बीमारी है, ऐसा क्यों? तो आपको डिलेड प्यूबर्टी है। तो इन सबको पछाड़ते हुए अब आएगा उसका नंबर जो वास्तव में बताता है व्हाट इज एमिनोरिया। सेकेंडरी क्या बोलेगा? एक फीमेल को पहले साइकिल आती थी, अब नहीं आ रही किसी बीमारी के चलते। ना तो वो फीमेल प्रेग्नेंट है, ना वो लैक्टेशन पे है, ना उसका मीनोपॉज आया है, कुछ भी नहीं चल रहा है। पहले अच्छा खासा चलता था पर अब किसी बीमारी के चलते नहीं आ रही, तो क्या है वो? सेकेंडरी वाली चीज। और अपन आंसर देंगे सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमिनोरिया इज एमिनोरिया। तो अब आपसे कोई सवाल कर ले या बात कर ले कि व्हाट इज एमिनोरिया, तो आप उसको जवाब क्या देके आएंगे? एमिनोरिया पूछे तो जवाब आपके पास है व्हाट इज एमिनोरिया, इट इज ट्रू सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। अब इन सारे शब्दों का जो मैंने मीनिंग बताया था उन्हें जोड़ के आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं। व्हाट इज एमिनोरिया? ट्रू सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। आज के लेक्चर में गायनिक कंडीशन को लेकर 3 बातें डिस्कस करी गई। फर्स्ट वन प्यूबर्टी, सेकंड वन मीनोपॉज एंड लास्ट वन डिसऑर्डर। एक बार गो थ्रू हो जाए तो देखें उस कैटेगरी में। सबसे पहले बात करी प्यूबर्टी की। सवाल मिला फर्स्ट साइन थिलार की। दूसरा सवाल ऑर्गन चेंज में इन रेशो से। तीसरा सवाल समय से पहले आना प्रिकॉशियस। मीनोपॉज पढ़ा अपन ने। कारण में है सवाल डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन। ऑर्गन चेंजेस नॉर्मल है पर हार्मोन कमी से इतने लक्षण आ सकते हैं। हॉट फ्लश से सवाल। डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन दुनिया भर की टर्म। अमाउंट वाले हाइपो हाइपर, फ्रीक्वेंसी वाले पॉली ओलिगो। हाइपर का नाम मिनोरेजिया, पॉली का नाम एपी। कभी भी ब्लीडिंग हो जाए, मेट्रो मिनोमेट्रो, ऐसी समस्या में साइकिल का पता नहीं चलता। और सबका बाप डीयूबी सवाल खराब ब्लीडिंग के चलते अंडे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर देना है बोथ, निकल भी सकता है और नहीं भी। डिस्मिनोरिया शुरुआत से गड़बड़ चल रही है, समस्या बड़ी है नर्व वाली, बाद में होने लगी है किसी बीमारी कारण तो ट्रीटेबल है मसल्स वाली। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कब आते हैं? सवाल है साइकिल की थर्ड फेज में। एंड देन कंप्लीट डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनोरिया, जिसका मीनिंग था ट्रू सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमिनोरिया इज एमिनोरिया। तो ये अपने पास आज के लेक्चर में शामिल गायनिक पोर्शन के 3 कंटेंट थे। अगली मुलाकात गायनिक के रिगार्डिंग और डिजीज कंडीशन जो आती हैं उनको लेकर के करी जाएगी। पर आज और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।